बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम FBAC एनुअल पेपर 2017 के जो 3 पेपर्स हैं और सप्ली के 2 पेपर्स हैं, ठीक है, यानी टोटल 5 पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप कम्प्लीटली 2017 के ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो स्टूडेंट्स साथ साथ जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जा रही हूँ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, उनको बहुत ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है ताकि अगर इससे रिलेटेड या सेम यही क्वेश्चंस पेपर में रिपीट होकर आते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें और आपके ऑब्जेक्टिव में 17/17 मार्क्स आ सकें इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है। तो यहाँ पर आप ये देख लें, आपकी बुक में भी ये बना हुआ है चैप्टर 12 में, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो अब ये देखें, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन से यहाँ पर आपको डाउनवर्ड में कुछ नोबल मेटल्स नज़र आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है। जो टॉप पे मेटल्स हैं इस सीरीज़ में वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो ये रिएक्टिव नहीं रहती, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ठीक है। तो ये आपको याद करना आसान है, ठीक है। तो ये जब भी हाइड्रोजन से डाउनवर्ड वाली मेटल्स होंगी वो सोल्यूशन में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, लेकिन अगर टॉप वाली कोई भी मेटल होगी जैसे आयरन, जिंक वगैरह, कैल्शियम, सोडियम, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। यानी टॉप वाली मेटल डाउन में जो भी प्रेजेंट है उसको डिस्प्लेस कर सकती है। जैसे कि मैं कहूँ कि जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है, जिंक जो है वो लेड को डिस्प्लेस कर सकती है, जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और मज़ीद डिटेल में अगर ये वीडियो देखनी है तो चैप्टर 12 में जो है वो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का पूरा प्रॉपर लेक्चर अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखने से ही आपको पता चल गया कि कॉपर नोबल मेटल्स में से हैं जो कि डिस्प्लेस नहीं कर सकती हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब 8 ग्राम्स मीथेन है, मीथेन का आपको मोलर मास पता होना चाहिए, 12 + 4 16, ठीक है। यानी अगर हम इसके मोल्स निकालें 8/16 तो हमारे पास हाफ मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने मतलब अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर ली कि मीन्स के CH4 के हाफ मोल्स का पूछा हुआ है कि हाफ मोल्स में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो वैसे आप देख लें कि जो सिंपल मीथेन का एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मोल मीथेन के मॉलिक्यूल्स हों यानी उसके अंदर कितने होंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है। और लेकिन अब हमारे पास 1 मोल नहीं है, हाफ मोल प्रेजेंट है, तो मतलब हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और अगर एक मॉलिक्यूल में 4 हैं तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स का फाइंड आउट करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्टली आपको रफ कैलकुलेशन में पता चल सकता है कि यहाँ पर आपके पास आंसर आने वाला है 12.04 10⁻23, ठीक है। और अगर हमने 24 में लिखना है तो आप 1.204 10⁻24 लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर आंसर चेक कर लें कि आपके पास ये देखें ए ऑप्शन करेक्ट है 1.204 10⁻24। तो ये जो है बहुत ही इजी था, माइंड में कैलकुलेशन करके ही हम इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पास्चन सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू। अब देखें पास्चन सीरीज लाई कहाँ करती है, पहली लाइमन है, फिर बाल्मर है, फिर पास्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थर्ड सीरीज को हम पास्चन सीरीज कह रहे हैं और कहीं भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो वो पास्चन सीरीज बन जाएगी। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स इज नॉट वैलिड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें मीन्स के तीन जो है वो वैलिड क्वांटम नंबर्स के सेट हैं और एक जो है वो रिलेशनशिप करेक्ट नहीं है, वो नॉट करेक्ट वाला जो है हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको प्रॉपरली इसलिए सॉल्व करवाती हूँ कि इससे रिलेटेड अगर कोई आ जाए तो आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो कि आप उसको अच्छे से कर लें, ठीक है। जैसे n = 3 होगा, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से लेकर n-1 तक हो सकती है। मीन्स कि n आपके पास 3 है तो 3 - 1 2 है, तो 0 1 और 2 हो सकती है, ठीक है। अब इस इट मीन्स के ये देखें, अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं ना कि n की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यू 2 है, ठीक है। और अगर L की वैल्यू 2 है तो अब M की वैल्यू जो है वो हम अगर कैलकुलेट करें, ठीक है,
तो वो क्या आएगी, वो हमारे पास होगी -2, -1, 0, +1 और +2। तो इट मीन्स कि देखें यहाँ पर m जो है वो -2 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये पॉसिबल है। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो ये आपके पास करेक्ट रिलेशनशिप वाला सेट है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेंगे b, जिसमें n = 1 है, तो l = आपके पास होना चाहिए 0 से लेकर n-1, मीन्स के n आपके पास 1 है तो 1 में से 1 निकालेंगे 0 ही आएगा, मीन्स के l 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखें n 1 लिखा हुआ है तो l 1 ही लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये वाला जो है पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग रिलेशनशिप है। बाकी को भी आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, तो वो ठीक ही होगा। हमारा आंसर यहाँ तक आ चुका है, तो हम इसको बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जिसमें नॉट वैलिड जो है वो क्वांटम सेट गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। The central atom of sp3 the central atom is sp2 hybridized। किसका सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज है? सबसे पहले आप देखें sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनते हैं? 3 बनते हैं ना, 1s और 2p के मिलने से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनते हैं। तो अब 3 आपके पास ये देखें bf3 में बोरॉन को 3 सराउंडिंग एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने थे, तो उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी थी। ठीक है, तो ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी को फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, देखें अब n और n है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, C का भी 0 है। अब कार्बन CO और Cn में अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन तो दोनों में ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लें, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसका CO का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। देखें कितना इजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस पोजेसेस लोएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी किसकी सबसे लो होगी? डेंसिटी का आपको रिलेशनशिप पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जो बहुत ज़्यादा हाई जिसका मास ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा डेंस होगी। ठीक है, और जिसका मास कम होगा वो लेस डेंस होगी। तो मास सबसे में से किसका कम है? ठीक है, CH4 का कम है, मतलब मीथेन का कम है। ठीक है, बाकी सबका मास बहुत ज़्यादा है, तो मीथेन जो है वो सबसे लेस डेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस आर डबल्ड। अगर प्रेशर भी डबल करें और टेम्परेचर भी डबल करें तो वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लें कोई भी जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है P = nRT। ठीक है, उसमें वॉल्यूम का पूछा, वॉल्यूम का रिलेशनशिप देख लेते हैं हम, nRT/P। तो मींस कि अगर हम प्रेशर को भी डबल कर देते हैं, यानी प्रेशर के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और टेम्परेचर के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखें दोनों, यानी नंबरेटर वाले फैक्टर को भी आपने 2 से मतलब उसमें 2 डाल दिया और प्रेशर वाले में भी 2 आ गया, तो अगर ये दोनों आपस में कट ऑफ हो जाते हैं तो वॉल्यूम रिमेन सेम। ठीक है, वॉल्यूम को कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है। वैसे भी आपको ये पता है ये वाली बात कि यानी अगर आप वॉल्यूम सेम रखें, ठीक है, वॉल्यूम अगर सेम हो, मतलब अगर आपने पिस्टन जो है ना फिक्स कर लिया है, ठीक है, फिर ये मूव नहीं कर रहा, फिक्स कर लिया, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर को डबल कर देंगे ना, तो मॉलिक्यूल्स इतना तेज़ी से आपस में मूव करेंगे कि वो जो जितना प्रेशर था ना, प्रेशर भी डबल कर देंगे, इतना फास्टली वो आपस में कोलाइड करेंगे और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे कि जब जो है वो टेम्परेचर डबल हुआ तो प्रेशर भी जो है वो डबल हो गया। ठीक है, तो उसमें आपने देखा कि वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेन सेम वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। देन है क्वेश्चन नंबर 9, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमोनिया वाटर एंड HF डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो ये आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर 5 में। तो उसमें आप देखें आपके पास सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो उसमें आपने रीज़न भी पढ़ी थी कि वाटर का सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये एक मॉलिक्यूल 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, लेकिन अमोनिया और HF जो है वो
एक एक के साथ बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें फ्लोरीन का जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और अमोनिया का कम होगा। तो अब देखें सी ऑप्शन में वाटर का सबसे ज़्यादा, देन HF का और देन अमोनिया का सबसे कम। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू कंपाउंड्स इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज़ नोन एज, यानी अगर दो कंपाउंड्स हैं वो एक ही जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म शो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि सेम शेप मतलब आइसो मीन सेम और क्रिस्टलाइन फॉर्म मॉर्फिज्म, ठीक है, तो इसको हम सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि अगर एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट ज़्यादा शेप्स में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहेंगे एलोट्रॉपी, और अगर एक कंपाउंड ज़्यादा शेप्स में एग्जिस्ट करता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। यानी इस ऑब्जेक्टिव का आपको ये तीनों जो है इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्शन इन दिस रिएक्शन, ये देखें हीट जो है वो पॉजिटिव है, मींस की एंडोथर्मिक रिएक्शन की वन है। द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब हम ये 4 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO मतलब प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, नहीं, रिवर्स रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है बी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब ये एंडोथर्मिक है, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बाकी भी देख लें, इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने से, अब प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा और जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है रिएक्शन उस तरफ जाएगा, तो ये देखें बैकवर्ड जाएगा और ये भी रॉन्ग है। और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स जिस तरफ कम है उस तरफ जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमने चारों को देख लिया है, तो बी ऑप्शन जो करेक्ट है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, विच सॉल्ट विल फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन इन द वाटर। तो ये वाला देखें, सॉल्ट के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। एसिडिक सोल्यूशन कौन बनाएगा, मींस कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की जो से बनने वाला सॉल्ट है ना, वो जो है एसिडिक सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो इनसे क्या बनेगा, वीक बेस से क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बनेगा, वीक बेस से बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। वीक कॉन्जुगेट बेस ने तो फर्दर रिएक्शन शो नहीं करना वाटर के साथ, लेकिन वीक कॉन्जुगेट बेस जो है वो रिएक्शन शो करेगी वाटर के साथ, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाएगी और जो प्रोडक्ट होगी उसमें आपके पास H पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑप्शंस में अमोनियम क्लोराइड जो है वो वीक बेस यानी सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से यानी वीक बेस से अमोनियम आइन आएगा, ठीक है, अमोनियम आइन, और वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl से क्लोराइड आइन आएगा और वो जो है हमारे पास वीक कॉन्जुगेट बेस होगा जो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। जो अमोनियम आइन है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, इसको देखिए हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आइंस। तो अब ये जो है ना आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है और सिस्टम में हाइड्रोजन आइंस की वजह से पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकियों को भी चेक करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप बाकियों को भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये कार्बोनेट आइन वीक एसिड से आया है, कार्बोनिक एसिड से, और पोटेशियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, ठीक है, क्लोराइड आइन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, और HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इन सबको आप बारी बारी चेक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से तो दोनों जो बनेंगे ना वो वीक कॉन्जुगेट एसिड और वीक कॉन्जुगेट बेस बनेंगे, तो वो फर्दर रिएक्शन शो करेंगे ही नहीं वाटर के साथ, तो आपके पास न्यूट्रल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्डर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज 0, ठीक है, यानी एंजाइम जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा या फोटोसेंसिटिव रिएक्शन होगा, ठीक है, या फिर कैटलिस्ट से होगा, ठीक है, कोई भी कैटलिस्ट ऐड करने से होगा, वो सारे के सारे रिएक्शंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए वो 0 ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द वाटर इज, तो ये भी रिपीट हो गया है, ठीक है।
अब हमने यहाँ पर जो है वो T2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली वाटर का जो हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो अगर उसमें हमने 0.1 मोलल सोल्यूशन उसका बना दिया ग्लूकोज का, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हमने फाइंड आउट करना है T2, ठीक है। तो इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पर देखें, डेल्टा T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने T1 प्लस डेल्टा T करना है, ठीक है। T1 आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब आपने डेल्टा T फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा T आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल्स टू K B मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, ठीक है। K B आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। पिछले जो पेपर्स थे 2023 का पेपर था उसमें के बी की वैल्यू गिवन थी, तो अब यहाँ पर आपको पता चला कि के बी या के एफ की वैल्यू जो वाटर की है वो कांस्टेंट है और वो आपने याद करनी है, अगर नहीं भी गिवन होगी तो वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है उसका 0.52, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.52 को 0.1 मोलल सोल्यूशन से, तो हमारे पास आ जाता है 0.052। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है, 0.052, तो 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 18 ग्राम्स ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज। अब आपने राउट्स लॉ पढ़ा था, राउट्स लॉ में आपने पढ़ा था थर्ड जो राउट्स लॉ की डेफिनेशन थी कि रिलेटिव लोअरिंग यानी डेल्टा पी ओवर पी नॉट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो बेसिकली आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूट के, ठीक है। तो उसका ग्राम्स कितने दिए हुए हैं, 18 ग्राम्स ग्लूकोज है और 180 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम्स ग्लूकोज है, ठीक है। तो 18 ग्राम्स ग्लूकोज का अगर मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, ठीक है। और अगर हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूट का तो उसमें हमारे पास वाटर 180 ग्राम है, ठीक है, 180 ग्राम वाटर है और हमें पता है कि वाटर का मोलर मास 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने इसको सॉल्व कर लिया है, सॉल्यूट के मोल 0.1 आ गए हैं, सॉल्वेंट के 10 आ गए हैं, तो सॉल्यूट का हमने मोल फ्रैक्शन निकालना था 0.1 डिवाइड बाई 10.1, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। हम क्लोजेस्ट आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास यहाँ पर 0.001, ठीक है। तो मीन्स कि अगर हम इसको 0.0 अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट 16 क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0 फॉर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए 0 होती है, हमारे पास जो एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं तो उनके लिए वो 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 1 कूलम इज द चार्ज कैरिड बाय। तो ये आपने फेराडेज लॉ में पढ़ा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपने याद करना था, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद करना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2017 का जो फर्स्ट पेपर है उसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड पेपर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ 9.8 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब आपने देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस बताने हैं, ठीक है, और किसकी फॉस्फोरिक एसिड की आयनाइजेशन हो रही है, लेकिन सबसे पहले आप इसके मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 9.8 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर देखें जो H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास है ना, ठीक है, वो 98 है। तो आप जब 9.8 को 98 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 0.1 मोल से अब आपने लेके चलना है और आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस बताने हैं।
सबसे पहले तो हम देख लें कि आपके पास अगर 1 मोल होगा H3PO4 का, तो वो आपके पास कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन आइंस के? 3 मोल्स। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 मोल से 3 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 0.1 मोल से जो है वो 0.3 मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इन 0.3 मोल्स से आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस के लिए इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 6.02 10⁻23, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखें, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन कॉपर 65 इज बम्बार्डेड विद स्लो न्यूट्रॉन्स, द रेडिएशंस एमिटेड आर। तो ये आप जो है न्यूट्रॉन्स की जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसमें ये क्वेश्चंस लिखी हुई भी हैं। ठीक है, जब आप कॉपर को न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाते हैं तो जिंक और बीटा रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, बीटा रेज। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन इज। ठीक है, अब लिथियम +2 आयन का आपने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताना है। तो स्टूडेंट्स, जो नॉर्मली मैं रेडियस की आपको इक्वेशन बताती हूँ कि आपने लिखनी है, वो है n² डिवाइडेड बाय z और 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ताकि आपको जो है वो z यानी एटॉमिक नंबर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जब लिथियम +2 के लिए करेंगे, ठीक है, वो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की जगह 1 लगा दें। z, अब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। ठीक है, और अब आप इसको फाइंड आउट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.176 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये रेडियस का फॉर्मूला बेस्ट है। ठीक है, सिंपल, अगर जो स्टूडेंट्स n² इंटू 0.529 लगा देते हैं तो वो हाइड्रोजन के लिए होता है, क्योंकि z की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज डिटरमिन्ड बाय द रिपल्शन बिटवीन ओनली द बॉन्ड पेयर्स। अब इसमें वो कह रहे हैं कि किस वाले जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, अब देखें, टिन में भी, लेड में और फॉस्फोरस में जो है वो लॉन पेयर्स होते हैं। बोरॉन जो है वो उसका देखें 5 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों के तीनों जो है बॉन्ड बना रहे, कोई भी लॉन पेयर नहीं है। लेकिन ये आपने ऑलरेडी वेस्पर की जो है प्रैक्टिसेस की हुई हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर्स इसमें है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी ऑफ sigma-2px ऑर्बिटॉल इज हायर देन pi2py एंड pi2pz ऑर्बिटॉल्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल डायग्राम। तो ये आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी 3 नंबर का आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है चैनल पे डिटेल्ड वीडियो अपलोड है और जो आंसर के 3 पॉइंट्स लिखते हैं वो भी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं किया तो उसको कर लें। ठीक है, तो अब देखें, अब आपके पास यहाँ पर आ जाता है कि ये क्यों होती है, मतलब sigma-2px जो है वो हायर कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए होती है। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 7 एटॉमिक नंबर तक हायर होगा और 7 से ऊपर यानी 8 9 वगैरह के लिए ये लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, ऑक्सीजन का 8 होता है और फ्लोरीन का 9 होता है, तो मीन्स के नाइट्रोजन के लिए sigma-2px जो है वो हायर इन एनर्जी होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट STP। अब देखें, 14 ग्राम है नाइट्रोजन का, अगर आप फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो N2 के लिए होगा 28, तो 14 डिवाइड बाय 28 करेंगे तो आपके पास 0.5 यानी हाफ मोल्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 1 मोल का पता है ना कि कितना होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितना ऑक्युपाई करता है, 22.414, तो हाफ मोल उसका आधा करेगा 11.2। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एंड SO3 गैसेस इज। अब इनका जो रिलेटिव जो रेट होगा ना, तो वो उनके मैसेस के रिलेटिव रेट की तरह का होगा। ठीक है, जिसका मैस ज़्यादा होगा वो जो है वो थोड़ा स्लो मूव करेगी और जिसका मैस जो है वो कम होगा वो फास्ट मूव करेगी। तो इसको हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनकी रिलेटिव जो रेट्स हैं उनको उनके दरम्यान में रेशियो लेने के लिए हमने रेट ऑफ मीथेन डिवाइड बाय रेट ऑफ SO2 कर लिया है। ठीक है, और अब SO2 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 64। ठीक है, 64 को हम मीथेन के मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 4 64 होता है ना। ठीक है,
अब हम इसका जो है वो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। 2 और मीन्स के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वो 1 ही होगा, ठीक है। और अगर आप इसकी रेशो फाइंड आउट करना चाहें मीथेन वर्सेस यानी मीथेन रेशो SO4 तो वो आपके पास आएगी 2:1। मीन्स कि अब आपको देखने से भी लग रहा है कि आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि जो SO4 नहीं था, SO2 गैस है वो हैवियर है, तो वो जिस रेट से मूव कर रही है ना, तो मीथेन उससे ना डबल रेट से मूव करेगी क्योंकि वो लाइटर है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सॉल्युबिलिटी ऑफ मैथनॉल इन वाटर, एग्जिस्टेंस ऑफ हेक्सेन इन लिक्विड स्टेट। अब जो सिंपल ये जो हेक्सेन है ना, इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, ठीक है। बाकी सब में देखें वाटर इन्वॉल्व है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से हेक्सेन जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड पोजेसेस ग्रेटर लैटिस एनर्जी। अब इसमें से ग्रेटर लैटिस एनर्जी किसकी है, तो ये क्वेश्चंस पहले भी रिपीट हो चुके हैं 2023 के पेपर्स में भी, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं सिंपल लैटिस एनर्जी को जब आपने कंपेयर करना है ना, तो आपने साइज ऑफ द आइंस और चार्ज ऑफ द आइंस को देखना है, ठीक है। अब आप देख लें कि इनमें जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ठीक है, तो उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है उसके लिहाज से उनका साइज देख लें। चार्ज तो आपको पता है सोडियम और पोटेशियम का +1 है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का +2 है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड वाले हैं ना सोडियम और पोटेशियम, उनका साइज़ बिगर है, जब राइट साइड पे आएंगे तो साइज़ जो है वो स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। और साइज़ स्मॉलर हो जाएगा तो इट मींस के कैल्शियम या मैग्नीशियम में से कोई करेक्ट आंसर है। और उसमें भी अगर हम देखें तो टॉप वाले का साइज़ और छोटा होता है, जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो न्यू शेल ऐड होने की वजह से बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि उसका साइज़ भी बहुत स्मॉल है और उसका चार्ज भी ग्रेटर है, ठीक है। तो इसकी अगर आप वैल्यूज़ भी चेक कर लें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो जो है बाकी तमाम की लैटिस एनर्जी वैल्यू से सबसे ज़्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास MgCl2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp विल बी सेम फॉर द रिएक्शन। अब ये हम पहले भी देख चुके हैं कि Kc और Kp कब इक्वल होता है, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बराबर होते हैं। तो ऑप्शन सी में देख लें 2 मोल्स हैं तो डेल्टा N जो है वो 0 हो जाएगा। जब डेल्टा N 0 हो जाएगा तो RT की जो पावर है वो 0 हो जाएगी, तो वो पूरा का पूरा फैक्टर 1 के इक्वल हो जाएगा, तो और Kp Kc के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, pH ऑफ 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। अब हमारे पास यहाँ पर देखें ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि आपको बेस दी हुई है और आपसे pH पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आप इसकी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की POH फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या फाइंड आउट करेंगे, POH, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH, ठीक है। तो अब आपके पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना उसका 1 मोल जो है हाइड्रोक्सिल आयन के 2 मोल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 0.001 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर आप उसका जो है वो 0.001 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका नेगेटिव लॉग लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव लॉग इसका आ जाएगा 2.698, ठीक है। ये हमारे पास POH आ गया है। अब हम इससे pH भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। pH हम इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। और pH मीन्स के 14 में से आप माइनस कर दें 2.698, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.3, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। अब रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के कब इक्वल होता है, ये देखिए हमारे पास जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के कब इक्वल होगा, जब उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है ना उसका ऑर्डर जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। ये वाली पावर अगर 0 हो जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 के लिए, ये होल टर्म 0 हो जाएगी और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द मोलैरिटी ऑफ 100 cm³ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इज। अब ये सिंपल मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, 4 ग्राम है
सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 आपके पास मोलर मास होता है और CM क्यूब को आपने DM क्यूब में यानी 0.1 में पुट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है 1 मोलर, ठीक है। तो आपके पास देखें ऑप्शन आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 मोलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ कोलाइड कंटेनिंग अ लिक्विड डिस्पर्स इनटू अनदर लिक्विड, ठीक है। तो ये आपके पास इमल्शन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि चैप्टर 10 में जो ये लास्ट में कोलाइड्स का टेबल है ये आपने याद करना है, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, कौन सी एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होगी, यानी हीट हमेशा निकला ही करेगी, ठीक है। तो वो है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जिसमें हमेशा हीट रिलीज ही होगी, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द क्रोमियम डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1.5 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखें जो मैंने आपको इसके फेराडे लॉ के न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, ठीक है, उसमें आपको बताया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 3 फेराडेज के इक्वल हो जाएंगे। तो अब आपको इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि 3 फेराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो 1 मोल ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट होता है। तो अब उन्होंने कह दिया कि अगर हाफ कर लें आप, हाफ फेराडे, तो हम कहेंगे हाफ मोल, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। लास्ट है आपके पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग हाफ इक्वेशन। अब ये हाफ इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। इसमें आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाने होंगे। तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन जो है वो चैनल पे डिटेल में अपलोडेड है, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप उसको जाके वहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली देखें, लेफ़्ट साइड पे चेक करें आप, ठीक है। लेफ्ट साइड पे चेक करें कि वाटर भी न्यूट्रल है और SO2 भी न्यूट्रल है, यहाँ यानी यहाँ पर चार्ज 0 है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर यानी +4 चार्ज है, ठीक है, यानी 4 हाइड्रोजन है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, +2। अब आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ऐड करेंगे, आप प्रोडक्ट में ऐड करेंगे ताकि ये भी जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो ये बैलेंस हो जाएगी। मींस कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2017 के 2 पेपर्स डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम नेक्स्ट जो 3 पेपर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।